नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897462360455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन का ये पूरा क्रम हमारा लगातार चल रहा था और आज हम महाजनपदों के बारे में देखने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था, ये 16 महाजनपदों का काल था। भारतवर्ष अमूमन 16 महाजनपदों यानी 16 महाराष्ट्रों में बिखरा हुआ था और ये महाजनपद आपस में किस प्रकार के राजनीतिक संबंध रखते थे, कैसे इनके दांवपेच थे और क्या इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं और 16 महाजनपदों का जो इतिहास है ये हमें मूल रूप से अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र नाम के जो ग्रंथ हैं वहाँ से जानने के लिए मिलता है। भगवती सूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है और अंगुत्तर निकाय को आप जानते हैं कि ये बौद्ध ग्रंथ है। देखिए, 16 महाजनपदों का जो इतिहास है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत देखा जाता है। मतलब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हुए। मतलब उत्तर वैदिक काल का भी जो उत्तरार्ध था उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो जनपद थे वो धीरे धीरे विकसित होकर महाजनपद बन जाते, यानी उनकी शक्ति बढ़ जाती, विस्तार बढ़ जाता है। यहाँ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र का नाम दिया हुआ है और इसमें से जो 16 महाजनपद हैं उसमें से 10 जो है वो गंगा घाटी में थे, मतलब गंगा बेसिन के चारों ओर बसे हुए थे या उनका विस्तार था, और 6 जो थे वो गंगा घाटी से बाहर थे, लेकिन उनका भी संबंध किसी न किसी नदी से था, क्योंकि सभ्यताएं नदियों को खोजती थीं। नदी के पास जीवन की अनुकूल संभावनाएं होती थी, तो नदी घाटियों में सभ्यताएं विकसित हुई हैं, ये आप सभी जानते हैं। संस्कृत का ग्रंथ है महावास्तु। अभी हमने अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र तो देखा, लेकिन महावास्तु नाम का जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं प्राप्त होता है, लेकिन आंशिक रूप से, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं है। और महावास्तु में कुछ विरोधाभास भी दिखाई देते हैं। जैसे आप देखें, गंधार की जगह शिव और कंबोज की जगह दशार्ण का उल्लेख हुआ है, और ये जो संबोधन आप देख रहे हैं ये संबोधन महाभारत कालीन है। एक ही प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों जो यहाँ एक समान प्रदेश हैं उनको अलग अलग नामों से लोग संबोधित करते थे। एक स्थान के कई सारे नाम होते हैं, जैसे आप देखें बनारस, वाराणसी, काशी, ऐसे शिवनगरी भी लोग कह देते। तो इसका मतलब क्या है, काशी कुल मिलाकर वाराणसी की बात हो रही है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, एक ही स्थान के कई सारे नाम, और कंबोज की जगह दशार्ण, तो ये इनका उल्लेख हुआ है। शेष 14 जनपद वही हैं जो कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में वर्णित हैं। और इतना जरा सा नाम का फर्क होना था कि इतिहासकारों को खुजली होने लगती है कि भैया नाम का अंतर है तो ये कुछ और हो सकता है, मतलब इसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ थोड़ी व्यवहारिकता भी इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। जो हमारे पुरातत्वविद होते हैं, खासतौर पर जो विदेशी होते हैं, हमारे वाले तो थोड़े व्यवहारिक होते हैं, लेकिन विदेशी जो है वो टोटल फैक्ट पे चलते हैं। जो तथ्य उन्हें जहाँ दिखा उसको सेम टू सेम वो दूसरे वाले ग्रंथ से मिलाएंगे पहले, और एकदम हूबहू मैच नहीं किया तो उसमें से किसी एक को नकारा घोषित कर देंगे। और यहाँ भी वही होता है, ठीक है। तो यहाँ जो शिव और दशारण को आप देख रहे हैं वो एक्चुअली कंबोज और गंधार ही हैं। इसके बाद आगे देखें, चुल्ल निदेश। तो यहाँ 3 ग्रंथों के नाम हमने जाने। एक तो महावास्तु है, सबसे प्रारंभिक वही है, संस्कृत से रचा गया है, और अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र तो ये प्रचलित है ही। इसके बाद चुल्ल निदेश को देखते हैं तो इसमें 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। कलिंग वाले हिस्से को भी इसमें जोड़ दिया गया है, तो इसलिए इसकी राजधानी थी। और गंधार के स्थान पर योन का उल्लेख, ये यवन से बिगड़ा हुआ शब्द है योन, और ये वाला जो क्षेत्र है ये गंधार के नाम से मूल रूप से विख्यात था। मतलब इसका मूल नाम गंधार ही था, गांधार था असल में। और बाद में इसमें कई सारे जो संबोधन हैं वो जुड़ जाते हैं। तमिल ग्रंथ शिलाधिकारम, शिलप्पाधिकारम, असल में इसमें 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ही महाजनपद थे, 3 का वहाँ प्रसंग आया है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में, पाणिनि की अष्टाध्यायी एक व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन वहाँ भी जो तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियाँ थी उनका वर्णन मिलता है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में 40 जनपदों के नाम हैं। याद रखिएगा कि ये महाजनपद नहीं है, ये सामान्य जनपद है। मतलब इसमें कुछ बड़े भी हो सकते हैं और कुछ लघु आकार के भी हो सकते हैं। तो टोटल जो वर्णन है वो किसका है, 40 महाजनपदों का है। 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख दिखाई देता है जिनका ज़्यादा महिमा मंडन किया गया है। सिंधु, अश्मक, कंबोज, भरत, यौधेय, ब्रज, इसके अलावा कलिंग, प्राच्य जनपद, ये सब कहलाने वाले राज्य, इन सब का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है, क्योंकि वो संस्कृत का ग्रंथ है तो उसमें मूल अवस्था में इनका वर्णन किया गया है।
महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख, छोटे बड़े 250 जो जनपद हैं वो दिखाई देते हैं, हालांकि ये महाजनपद नहीं थे। षोडश जनपदों में, षोडश मतलब 16 जनपदों में 14 जो थे वो राजतंत्रात्मक थे, मतलब वहाँ राजशाही थी, राजा होता था और बाकी प्रजा उसके अधीन होती थी। और 2 गणतंत्र थे, उस जमाने में भी गणतंत्र हुआ करता था। तो गणतंत्र के अस्तित्वकर्ता या जन्मदाता भी हम ही हैं, ठीक। तो वज्र संघ और मल्ल ये दोनों कैसे थे? ये गणराज्य थे, मतलब यहाँ जनता का शासन था, मतलब जनता के द्वारा जो गण है, या गण का मतलब यहाँ सामान्य जनता से होता है, तो उसके द्वारा चयन किया जाता था। राजतंत्रात्मक में भी कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो प्रारंभिक दौर था, वहाँ तक काशी महाजनपद काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रबल अवस्था में था, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वही था, ये कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध यानी बाद वाला समय आता है, तो वहाँ तक मगध की शक्ति तेजी से बढ़ने लगती, और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का समय आते आते मगध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इसीलिए सर्वाधिक शक्तिशाली में मगध को देखा जाता है। उसके अलावा कौशल, वत्स और अवंती भी इसमें शामिल थे। हालांकि ये 3 जो बाकी आप देख रहे हैं, कौशल, वत्स और अवंती, ये मगध का दबदबा मानते थे। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब आधे तो यूपी में ही हैं, जैसे कि काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल और सूरसेन। सूरसेन माने मथुरा वाला एरिया। महारानी कुंती यहीं की थी मूल रूप से। काशी महाजनपद ये पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा पावरफुल था, और साथ में चेदी भी, ठीक है। अब ये चेदी महाजनपद जो है, इसका मूल अगर आप देखें तो ये शिशुपाल के अधीन था, मतलब शिशुपाल यहाँ का सबसे प्रतापी राजा था। शक्तिमती इसकी राजधानी थी, चेदी नरेश शिशुपाल को कहा जाता था, और वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। बाद में जब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपशब्द, मतलब लगातार वो अपशब्द बोलता है, और अपनी बुआ को उन्होंने वचन दिया था कि 100 गालियाँ इसकी क्षमा करेंगे और 100 अपराध क्षमा करेंगे, तो उसके बाद जब अपराध ऊपर जाते हैं, 100 से ऊपर हो जाते हैं, तो उसका वध कर दिया जाता है। तो बाद में जो इसके उत्तराधिकारी हैं वो इस जनपद को उस हिसाब से रख नहीं पाते हैं जितना शक्तिशाली तरीके से शिशुपाल ने हैंडल किया था। तो बाद में जाकर ये जो चेदी महाजनपद है, ये बाकी महाजनपदों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, वो बाद में होता है, ठीक। अब यहाँ आप देखें कि उत्तरी बिहार का जो वर्तमान भागलपुर क्षेत्र है और मुंगेर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला आप देख रहे हैं, भागलपुर और मुंगेर जिले जो है ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और अंग जो था ये कुरु, पूरे महाराष्ट्र का मतलब यहाँ पे वो महाराष्ट्र प्रांत की बात नहीं हो रही है, कुरु महाराष्ट्र यानी एक बड़े राष्ट्र के तौर पे जो कौरव थे वो उभरे थे, कुरुवंश। तो ये कुरुओं के अधीन एक करद राज्य था, अंग जो था, ठीक है, करद जनपद इसे कहा जा सकता है, मतलब अधीन था। तो ऐसे में आपने देखा होगा महाभारत की कहानी में कि दुर्योधन ने कर्ण को यहीं का राजा बनाया था, और ये अधीन राजत्व के अंतर्गत आता था। फिलहाल यहाँ पर भागलपुर और मुंगेर वाला जो हिस्सा है ये अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था, और इसकी राजधानी चंपा थी। कर्ण की ही इच्छा पर इसकी राजधानी चंपा घोषित की गई थी, जो कि कर्ण की पालन पोषण की स्थली थी। जन्मस्थली तो नहीं कहेंगे क्योंकि महारानी कुंती के यहाँ उसका जन्म हुआ था, लेकिन पालन पोषण यहाँ पर राधा और अधिरथ के द्वारा किया गया था। तो ये हमने देखा। और महाभारत और पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी भी प्राप्त होता है, लेकिन मूल रूप से इसे अंग महाजनपद ही कहा जाता था। और बुद्ध के समय में भारत के 6 महानगरों में चंपा भी शामिल थी। महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं, जिसमें कि नगर और महाजनपद दोनों में फर्क है यहाँ पर। तो 6 महानगर कौन कौन से हैं? चंपा है, साकेत है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह और वाराणसी, ठीक है। दीर्घ निकाय के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंपा नगर निर्माण योजना के जो वास्तुकार थे उनका नाम था महागोविंद, और ये काफ़ी अच्छी नगर निर्माण योजना थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला किसने स्थापित किया था। और सुत्त निपात नाम का जो बौद्ध ग्रंथ है, ये वैशाली को मगधमपुरम के तौर पे संबोधित करता है, ठीक। तो मगधमपुरम, इस तरह के जो संबोधन है, इससे क्या पता लग रहा है कि मगध जो है वो हावी है इन सब के ऊपर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें कि वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था, और पुराणों के हिसाब से मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो बृहद्रथ वंश था, जो कि राजा बृहद्रथ के द्वारा स्थापित किया गया था। मगध के एक छोटे से अस्तित्व को राजा बृहद्रथ ने बहुत आगे तक पहुंचाया, और बाद में उनका पुत्र पैदा होता है जो कि 2 टुकड़े में पैदा होता है, और 2 टुकड़े जो है उन्हें जोड़कर, मंत्र पढ़कर जोड़ा जाता है, तो वो बनता है जरासंध। अब उसकी विशेषता यह है कि उसको बीच से फाड़ दीजिए तो फिर वापस कनेक्ट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है, चिपक जाता है जैसे चुंबक। तो इसीलिए जब भीम उसका वध करते हैं तो उसे 2 विपरीत दिशाओं में फेंक देते हैं ताकि वो जुड़ ना पाए। तो ये तो पूरी कहानी है, लेकिन जरासंध बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, मतलब क्रूर था और उतना ही शक्तिशाली था, प्रभावशाली राजा था। तो उसने अपने पिता के बाद अपने पूरे राज्य क्षेत्र को बहुत अधिक फैलाया, विस्तृत किया। तो मगध की शक्ति वहीं से विस्तृत होना शुरू हुई। और उसके बाद आप देखेंगे कि हर्यक वंश जो इतिहास में वर्णित भी है, बृहद्रथ वंश का ऐतिहासिक कोई लिखित प्रमाण वैसा नहीं मिलता है,
लेकिन हर्यक वंश का मिलता है, तो वहाँ पर आप बिंबिसार के बाद के जितने उत्तराधिकारी हैं उनको देखिए तो वो बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो मगध की शक्ति के उन्नयन का यही सबसे मुख्य कारण था। प्रभावशाली राजा और जो सामरिक स्थिति उनकी थी वो भी बहुत अनुकूल थी। एकदम मैदानी क्षेत्र उनका था, उर्वर प्रदेश था, हर तरीके के संसाधन उनके पास थे। तो ये हमने देखा। और देखिए कि बृहद्रथ का पुत्र जरासंध, अभी कहानी आपने सुन ली है, जिसने कि गिरिवज्र यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और बहुत सारे राजाओं को पकड़कर बंदी बना लिया, जो कि छोटे छोटे जनपदों के नरेश थे, जो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। बौद्ध ग्रंथों के हिसाब से मगध का सबसे प्रतापी शासक बिंबिसार था, और बौद्ध ग्रंथ उससे पीछे वाला इतिहास नहीं बताते हैं। ठीक, अब यहाँ देखें कि हर्यक वंश से इनका संबंध है, तो बिंबिसार शुरुआत वहीं से होती है, हर्यक वंश की। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र जो है उसमें मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऐसे कुछ अलग अलग ग्रंथों से हमें भिन्न भिन्न संदर्भ मिलते हैं। उत्खनन के आधार पर जो डाटा मिला है उसमें हमें ये मालूम होता है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का जो विन्यास था वो अर्धचंद्राकार था, मतलब आधे चंद्रमा की भांति वो दिखाई देता था। और बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने या पिंडोल इन्हें कहा जाता है। इंग्लिश की एक खासियत होती है कि उसमें लास्ट में ए लगा देते हैं, आ की मात्रा, तो वो आ की मात्रा नहीं, असल में अ का पूरा उच्चारण होता है। तो इनका नाम था पिंडोल। जैसे आप देखते हैं कुषाण है, तो कुषाण में लास्ट में एन है तो उसके आगे आ लगा दिया, फिर वो कुषाणा लोग पढ़ने लगते हैं। तो ये ऐसा उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी का शब्द है। वहाँ ए लगाने का मतलब है कि आप पूर्ण उच्चारण करेंगे, मतलब अ का पूर्ण उच्चारण करेंगे, अधूरा अक्षर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये पिंडोल है। तो उदयन जो था यहाँ का, मतलब बौद्ध भिक्षु थे पिंडोल, इन्होंने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। ये एक यहाँ पे फैक्ट है जो कि अलग से चिपकाया गया है। अब भारत के प्राचीनतम सिक्के जो थे उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ठोक पीट कर इन्हें बनाया जाता था, तो इसलिए इनका नाम था पंचमार्क। और ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल का जो मध्यवर्ती समय है वहाँ तक प्राप्त होते हैं, मतलब वहाँ तक का जो उल्लेख है या वहाँ तक के जो साक्ष्य हैं वो हमें इन सिक्कों से प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ फुटकर जानकारियाँ हमने देखी। अभी नीचे एक टेबल झांक रही है, और इस टेबल में जो महाजनपद है उनका पूरा बाकायदा डाटा दिया हुआ है, मतलब बायोडाटा दिया हुआ है। यहाँ शुरुआत अंग से होती है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, इसमें कोई शक्तिशाली और कमज़ोर वाला ऑर्डर नहीं है। तो आप देखें अंग से शुरुआत होती है, अंग के बाद अवंती है। तो अंग की राजधानी चंपा थी, प्राचीन नाम इसका मालिनी था, बाद में चंपा इसे कहा जाता है। और ये चंपा वही क्षेत्र था जहाँ महारथी कर्ण का पालन पोषण हुआ था। ये जो घुड़साल में काम करने वाले सूत होते हैं, सूत एक जाति होती थी जो कि घोड़ों का पालन पोषण करती थी, रथ चलाती थी, रथकार का काम करते थे। तो उनका एक छोटा सा गाँव था। कर्ण यहीं पर पाले पोसे जाते हैं, बड़े होते हैं, धनुर्विद्या के प्रति उनका आकर्षण भी जन्मजात ही रहता है। और उसके बाद फिर वो हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं अपने पिता के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो अपने जन्मभूमि, मतलब उनके हिसाब से वो चंपा उनकी जन्मभूमि थी, तो उसको वो याद रखते हैं। और दुर्योधन से आग्रह करते हैं कि अंग का मुझे राजा बना दिया, तो चंपा को उसकी राजधानी बनाओ। तो तब से चंपा उसकी राजधानी रहती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अब क्षेत्र आपने पीछे ही देख लिया है, भागलपुर और मुंगेर यानी बिहार क्षेत्र। और चंपा प्रमुख जो इसमें नगर है, मतलब ये तो पूरा महाजनपद हो गया अंग, इसमें चंपा प्रमुख नगर के तौर पे दिखाई देती है। इसके अलावा अश्वपुर और भद्रिका, ये दो हैं। और शासक के तौर पे यहाँ देखें तो बिंबिसार के समय में ब्रह्मदत्त यहाँ का राजा था। ये बहुत बाद की बात है, और ब्रह्मदत्त बहुत शक्तिशाली राजा नहीं थे। ब्रह्मदत्त को मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके अंग को मगध में मिला लिया। अब इसके बाद अवंती को देखते हैं। अवंती की 2 राजधानियाँ यहाँ दिखाई दे रही, 2 राजधानियाँ थी भी, एक तो उज्जैनी और दूसरी माहिष्मती। ठीक है। और क्षेत्र इसका अगर देखा जाए तो उज्जैन जिले से लेकर नर्मदा नदी की जो घाटी वाला एरिया है, मतलब मध्य प्रदेश का एक टुकड़ा, वहाँ तक इसका विस्तार था। शासक यहाँ महावीर स्वामी के ज़माने में और गौतम बुद्ध, चूँकि दोनों जने लगभग समकालीन थे, तो इनके समय में चंड प्रद्योत यहाँ का राजा था। और प्रमुख नगर यहाँ कुरारगढ़, मक्करगढ़ और सुदर्शनपुर के तौर पर दिखाई देते हैं। पुराणों के हिसाब से अवंती के संस्थापक है वंश के लोग थे, और ये सूर्य पूजक थे, ये माता गायत्री के उपासक थे। इसके बाद नेक्स्ट अगले महाजनपद को देखते हैं। अभी इसमें कुछ चीज़ें और शेष हैं। चंड प्रद्योत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। बिंबिसार का राजवैद्य था जीवक, और वो काफ़ी कुशल चिकित्सक थे, आयुर्वेद के निष्णात ज्ञाता थे। तो बिंबिसार ने चंड प्रद्योत का उपचार करने हेतु जीवक को वहाँ पर भेजा था, और चंड प्रद्योत की प्राण रक्षा जीवक ने की थी, और इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। अवंती महाजनपद के 2 हिस्से थे। अभी आपने देखा ना 2 राजधानियाँ, तो 2 राजधानियों की वजह क्या है? इसके 2 हिस्से थे। एक तो उत्तरी अवंती यानी नॉर्दर्न अवंती, इसकी राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती जो ज़्यादा जंगली एरिया था उसकी राजधानी थी माहिष्मती। बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ये अलग अलग फैक्ट हैं जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद वत्स महाजनपद को देखते हैं। तो ये वर्तमान का जो प्रयागराज है, बड़ा जिला है वैसे ही, और बांदा, दोनों को मिलाकर जो पूरा एरिया होता है वो था वत्स महाजनपद। और इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला जो है ये पूरा क्षेत्र, मतलब पूरा एरिया इधर का कवर करता था। ठीक, यहाँ पे गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन जो उदयन राजा थे वो यहाँ के शासक थे। यहाँ उदयित लिखा हुआ है, वो उदयन होगा।
उदयन के साथ चंडप्रद्योत और अजातशत्रु का संघर्ष होता था, मतलब ये आपस में पटती नहीं थी। चंडप्रद्योत ने अपनी पुत्री वासदत्ता का विवाह उदयन से किया था। तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। और गौतम बुद्ध के शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, यानी बाद में अहिंसावादी हो जाते हैं। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। अभी शत्रुता जो है वो यहाँ सध गई बुरी तरह से। अंतिम रूप से शिशुनाग ने वत्स को मगध में मिला लिया। जब शिशुनाग डायनेस्टी मगध पे रूल करती है तो उस समय शिशुनाग के द्वारा ये काम किया जाता है। तो अंत में ये मगध का हिस्सा बन गया। तो मगध सबको निगलता जाता है एक मगरमच्छ की तरह से। अब चलते हैं दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद की ओर, जो कि है अश्मक यानी पथरीला। अश्म का मतलब होता है पत्थर। तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठानपुरी, जो कि बाद में बिगड़ते बिगड़ते लोगों को बोलने नहीं आता था तो तोड़ फोड़ कर बोलते थे, तो इसको पोटली और पैठन बोलते थे। ठीक है, ये प्राचीन नाम इसका प्रतिष्ठान था। और क्षेत्र अगर देखा जाए तो नर्मदा और गोदावरी नदियों का जो मध्य भाग था काफ़ी उर्वर क्षेत्र था, मतलब आंध्र प्रदेश का पूरा हिस्सा आप कह सकते हैं। ठीक है, आंध्र और तेलंगाना मिला लीजिए, दोनों को मिलाकर देखिए, जो बीच का पूरा नदी वाला उर्वर प्रदेश है उसमें ये बसा हुआ महाजनपद। और स्थापना और शासक को अगर हम देखें तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक मूलक थे उनके द्वारा इसकी स्थापना। ये इक्ष्वाकु वंश जो आप देख रहे हैं ना, ये भगवान राम वाला ही इक्ष्वाकु वंश है, उससे कुछ अलग नहीं है, लेकिन उसकी बहुत बाद की वंशावली है। क्योंकि भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, उसी प्रकार से इनके भाई जो थे, मतलब बाकी लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी, तो उनके भी अपने अपने पुत्र थे। तो ये राज्य का विभाजन, मतलब उस समय भगवान राम एक चक्रवर्ती सम्राट थे, तो जब वो प्रस्थान करने लगते हैं क्षीर सागर की ओर, यानी वापस अपने अवतार में लौटने लगते हैं, तो वो अपने भाई के पुत्रों में और अपने पुत्रों में राज्य का विभाजन करते हैं, राज्य क्षेत्र का विभाजन करते हैं। तो जिस उत्तराधिकारी को जो क्षेत्र मिलता है वहाँ वो शासन करता है। लौ और कुश को अयोध्या वाला जो पूरा क्षेत्र है वो दिया जाता है, 2 हिस्से में डिवाइड होता है। उसी प्रकार से बाकी जो भाइयों के पुत्र थे उन्हें भी मिलता है। तो ये उसी वंशावली का हिस्सा है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है। इसके बाद आप देखें कि यह एकमात्र महाजनपद था अश्मक, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। तो ये हमने देख ही लिया है, कुछ नया क्या है इसमें। जातक कथाओं के हिसाब से ये जातक कोई व्यक्ति नहीं है, कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की। तो यहाँ के शासक प्रवर अरुण ने, ये नाम है शासक का, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और उसे अपने राज्य में मिला लिया था। कालांतर में अवंती ने अश्मक पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये अवंती जो है ये अश्मक को निगल लेता है। तो ये महाजनपदों में आपस में लड़ने भिड़ने वाला और एक दूसरे को छीनने झपटने वाला काम चलता था, और ये आज भी चलता है। एक शक्ति संपन्न जो राष्ट्र है वो दूसरे को या तो दबाना चाहेगा या अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहेगा। अब पहले की तरह से अपने साम्राज्य में मिलाने वाली मानसिकता खत्म हो गई है, लेकिन यूज़ करने की जो मानसिकता है वो और बढ़ गई, मतलब इस्तेमाल करना अपने तरीके से। और ये काम चीन और अमेरिका दोनों बखूबी करते हैं। अब यहाँ पर काशी की बात कर लेते हैं, जो कि एक ज़माने में बहुत शक्तिशाली था। तो बनारस यही इसकी राजधानी थी। मतलब ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे काशी क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि पूरा बनारस जिला जो अभी हम देख रहे हैं वो, इसका मतलब ये है कि पूरा जो क्षेत्र है, मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि काशी महाजनपद का जो पूरा एरिया है, इसमें भदोही जिला, ठीक है, और गाजीपुर, ये पूरा जो है मिक्स था। दोनों के बीच में बनारस स्थित है, और आसपास का पूरा गंगा का बेल्ट, उसमें मृगदाव वाला जो सारनाथ का जंगली एरिया है, और संकट मोचन जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वो एरिया पूरा जंगल था, वो इसमें आता था। मतलब बीच में जहाँ विश्वनाथ मंदिर है वो एरिया नगरीय था, बाकी जो है वो जंगली था। तो ये पूरा काशी महाजनपद का क्षेत्र था। काशी नरेश के बारे में आपने सुना होगा, जब भीष्म पितामह जाते हैं 3 कन्याओं का उनका अपहरण करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये काशी महाजनपद उस समय काफ़ी पावरफुल हुआ करता था। और काशी का संस्थापक द्रिवोदास था, ये नाम है राजा का। शासक के तौर पे देखें तो काशी का शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु के समय में ही, मतलब ये अजातशत्रु काशी का शासक कैसे बन गया, क्योंकि ये मगध में तब तक मिल गया था। और काशी का सबसे पहले उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में प्राप्त होता है। जातक कथाओं के हिसाब से राजा दशरथ और राम काशी के राजा थे। अब ये लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कि वरुणा और असी नदियों के किनारे ये बसा हुआ था। और अभी आप असी नदी को देखेंगे तो आपको मतलब अंदर से कष्ट होगा, क्योंकि वो एक नाले में तब्दील हो गई। और काशी सूती वस्त्र और अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र। इसके अलावा काशी का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो ब्रह्मदत्त था, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, कौशल महाजनपद को देख लेते हैं, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, कुशावती और अयोध्या। अब यहाँ कुशावती जो आप देख रहे हैं ना, ये राजकुमार कुश का राज्य क्षेत्र था। मतलब लव और कुश में से कुश को इस क्षेत्र का शासन सौंपा गया था। तो क्षेत्र के तौर पे अगर देखा जाए तो आधुनिक अवध यानी फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का जो पूरा क्षेत्र है, अवध का मतलब यहाँ सिर्फ अयोध्या नहीं, मतलब फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, ये पूरा क्षेत्र सरयू नदी का जो तटवर्ती एरिया है वो पूरा इसमें कवर होता था। शासक के तौर पे यहाँ देखा जाए तो चूंकि बौद्ध ग्रंथों को ही ज़्यादा इसमें आधार बनाया गया है, तो बुद्ध के समकालीन राजा प्रसेनजीत यहाँ दिखाई देते हैं। असल में लिखित साक्ष्य वहीं से मिलते हैं, इसीलिए बौद्ध ग्रंथों को इतना तवज्जो दी जाती है। उससे पीछे के जो वैदिक साक्ष्य हैं, अगर वो मिले तो बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, लेकिन वो असल में लिखित रूप में मौजूद ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं।
ये समस्या है। और इसके बाद आप देखें कि कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती, अयोध्या और साकेत थे। यहाँ आप देख रहे हैं अयोध्या और साकेत दो अलग एरिया थे, अभी दोनों को एक मान लिया जाता है। बुद्ध के काल में कौशल के दो हिस्से हो गए, उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। अब इसके बाद कुरु महाजनपद को देखते हैं। मगध तो शक्तिशाली था ही, लेकिन कुरु महाजनपद भी जब कौरव वंश मतलब भीष्म पितामह या राजा दुष्यंत के बाद का जो पूरा वंशावली का क्रम है उसको अगर देखें तो उसमें कुरु महाजनपद महाशक्तिशाली था, इसका दबदबा लोग मानते थे। और कुरु महाजनपद की राजधानी दो थी यहाँ पर, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। तो ये बाद की स्थिति है, जो वर्णन है वो हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैसे बहुत बाद वाले ग्रंथों से मिलता है। लेकिन शुरुआती स्थिति देखा जाए तो इसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, एकमात्र राजधानी, वैभवशाली राजधानी जिसके आगे सब सिर झुकाते थे। बाद में जब कौरवों और पांडवों के बीच में झगड़ा शुरू होता है तो जो खांडव वन था उसको बंटवारे में भीष्म पितामह पांडवों को दे देते हैं और उस खांडव प्रस्थ को बसाकर ये लोग इंद्रप्रस्थ के तौर पे तब्दील करते हैं। तो युधिष्ठिर की राजधानी वो वाली रहती है, इंद्रप्रस्थ। बाद में युधिष्ठिर ही राजा बनते हैं। तो ये आपने देखा। और बुद्ध के समकालीन यहाँ का शासक कौरव्य था। इसका उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी में मिलता है। महाभारत में तो पूरा यही केंद्रित ही है कथा। और इस महाजनपद के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का जो पूरा एरिया है वो आता है। इसके बाद पांचाल को देखते हैं, जहाँ की पांचाली द्रौपदी थी। अहिछत्र और कांपिल्य ये दो इसके राजधानी क्षेत्र थे। कांपिल्य इसमें मूल राजधानी थी। और यहाँ का शासक बौद्धकालीन शासक चुलामी ब्रह्मदत्त था। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ और भी चीज़ें हैं। इस महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन सा एरिया आता है, तो बरेली, फर्रुखाबाद। तो द्रौपदी जो है वो बरेली की थी। अब इसके बाद आगे देखें, प्रारंभ में इसके दो हिस्से थे, मतलब दो भाग कहे जा सकते हैं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य थी। पंचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। और पंचाल महाजनपद की जो सीमाएं थी वो हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक, पूर्व में कौशल तक और पश्चिम में कुरु तक फैली हुई थी। इतना विस्तार था। अब सूरसेन या सौरसेन को देखते हैं। ये राजधानी इनकी मथुरा है। यहाँ के शासक यदुवंशी भगवान कृष्ण थे, मतलब मूल रूप से शासक वही थे। मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें शूरसेन महाजनपद का उल्लेख प्राप्त होता है। और बुद्ध का समकालीन यहाँ पर अवंती पुत्र था। शूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था और जो प्राचीन यूनानी लेखक थे वो इस राज्य को शूरसेनोई या इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। तो ये तो बिगड़े हुए संबोधन है। इसके बाद मल्ल महाजनपद को देखते हैं। तो यहाँ का शासक ओक्काक था, महावीर स्वामी के समय का। और यहाँ का शासन जो था, मतलब मल्ल जो थे ये कैसे थे, गणतंत्र के रूप में मौजूद थे। महाजनपद मतलब मल्ल महाजनपद की अगर बात करें तो यहीं पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। मतलब चुंद के द्वारा जो सूकर माधव अर्पित किया गया था उसको इन्होंने खा लिया। और 80 वर्ष की अवस्था थी तो अतिसार इन्हें हो जाता है, मतलब पेट में पेचिस पकड़ लेती। और उसके बाद उसी से ग्रस्त होकर अंत में शरीर कमज़ोर होता है और यहाँ पहुँचकर इनका देहावसान हो जाता है। तो ये इसमें फैक्ट है। इसके बाद आप देखें कि उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है वहाँ पे मल्ल महाजनपद स्थित था, मतलब लोकेशन इसकी बताई गई है। दो हिस्से इसके भी थे, एक तो राजधानी पावा है जिसे कि पडरौना कहा जाता है तत्काल में, और दूसरी कुशीनारा मतलब कुशीनगर। इसके बाद नेक्स्ट वज्जी को देखते हैं। मिथिला या वैशाली इसकी राजधानी। 8 गणराज्यों का ये संघ है। ये भी क्या है, गणराज्य है, मतलब गण संघ है। विदेह, लिच्छवी और वज्जी ये इसमें मुख्य थे, बाकी जो है वो छोटे छोटे थे। इसका प्रमुख शासक चेटक था। और 8 राज्य विदेह, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातक या ज्ञात्री किसे कहा जाता है, कुंडग्राम, भोज, इक्ष्वाकु और कौरव ये इसके अंतर्गत आते थे। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। और समस्त वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंशी विशाल ने की थी असल में। कंबोज महाजनपद इसकी राजधानी हाटक थी। वैदिक युग में इसे राजापुर कहा जाता था, राजपुर या राजापुर। यहाँ पाकिस्तान का मतलब ये क्षेत्र जो है ना ये अभी अपने देश में नहीं है। इसका अगर विस्तार देखा जाए तो रावलपिंडी, पेशावर और काबुल घाटी का जो पूरा एरिया है उसे ये कवर करता है। मतलब पूरा पाकिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र और उसके अलावा अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट इसमें आता था। अब इसके बाद आप देखें यहाँ के घोड़े काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते थे, मतलब हट्टे कट्टे कद काठी के होते थे और युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे, मतलब रिष्ट पुष्ट होते थे। महाभारत में यहाँ के 2 शासक चंद्रवर्णन और सुदक्षिण की चर्चा हुई है। जब दिग्विजय करने के लिए कौरव प्रस्थान करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे घोड़े ले आते हैं और उन घोड़ों का इस्तेमाल फिर महाभारत के युद्ध में होता है। चेदी को देखते हैं। चेदी महाजनपद जो है ये यहाँ आप देख रहे हैं, आपने कंबोज को देखा, चेदी को देखिए। सोथिवती इसकी राजधानी है, यानी शुक्तिमती। असल में इसका नाम था शक्तिमती, यानी शक्तिशाली। और शिशुपाल यहाँ का राजा था। मतलब महाभारत के समय का अगर वर्णन करें तो उसमें शिशुपाल यहाँ का राजा था और इसका वध भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ था उसमें सुदर्शन चक्र से कर दिया था। मतलब यज्ञ की शुरुआत ही वध से होती है, क्योंकि यज्ञ जैसे ही शुरू होने वाला होता है और इसमें भगवान कृष्ण को पुरोहित बना दिया जाता है तो इससे चिढ़कर वो गालियाँ बकना शुरू करता है
और वहीं जाकर उसके 100 अपराध पूरे हो जाते हैं और अंत में उसका सिर कलम कर दिया जाता है। तो ये आपने देखा। और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का जो यमुना नदी घाटी वाला पूरा एरिया है वो आता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और समीपवर्ती भागों को अगर हम देखें तो वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। गांधार को देख लेते हैं। तक्षशिला इसकी राजधानी थी और ये ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ शासक बिंबिसार के समकालीन पुष्कर सरीन नाम का जो राजा था वो मौजूद था। बिंबिसार का ये समकालीन था। यहाँ समकालीन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और मॉडर्न पेशावर रावलपिंडी वाला जो पूरा एरिया है यानी पाकिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र वो इसमें आता था। तो गांधार को हमने देखा। और गांधार के शासक जो थे वो द्रुहि वंशी थे। इनका जो क्षेत्र था ये ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था और यहाँ जो भेड़ पाए जाते थे उनका ऊन नीले रंग का होता था, ऐसी मान्यता है। इसके बाद आप देखिए गंधार महाजनपद का दूसरा जो प्रमुख नगर था वो पुष्य कलावती था। अब ये पुष्य कलावती सुनकर आपको कुछ याद आ रहा है? एक साउथ इंडियन मूवी है रियल जैकपॉट, तो उसमें ये पुष्य कलावती डायमंड की दुकान रहती है और उसके दादाजी उसके लिए खजाना छोड़कर गए रहते हैं, तो वहाँ पर ये वर्णन प्राप्त होता है। तो ये क्षेत्र कहाँ पर है? ये पुष्य कलावती ये प्राचीन क्षेत्र है, ये पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, पेशावर वाला एरिया। इसके बाद आप देखें मत्स्य को, तो मत्स्य जो महाजनपद था इसकी राजधानी विराटनगर थी और राजा विराट, यहाँ राजा को ही विराट कहा जाता था, मतलब जो नरेश यहाँ का होता था उसको विराट कहा जाता था। तो इसीलिए यहाँ के राजा का नाम हम विराट के तौर पे महाभारत या जो इस तरह के समकालीन ग्रंथ हैं उसमें देखते हैं। पांडवों ने अपने अज्ञातवास को इन्हीं के राज्य में गुजारा था। 12 वर्षों का वनवास वो तो आराम से कट गया जंगल जंगल भटकते हुए, हालांकि झंझटें उसमें भी हुई थी, लेकिन जो 1 वर्ष का यानी 13वें वर्ष का अज्ञातवास था उसमें बड़ी दिक्कत थी। अगर कोई ढूंढ लेता तो वापस 12 साल के लिए जंगल में जाना पड़ता और दुर्योधन इसी की कोशिश कर रहा था। तो पांडव जाकर ये विराटनगर में छिप जाते हैं और यहाँ पर वो अपना वेश बदल लेते हैं, मतलब द्रौपदी जो है वो सैरंध्री यानी दासी का रूप धारण करके रानी की सेवा करती है। भीम जो है उन्हें भोजन बहुत प्रिय होता है तो वो रसोइयाँ वल्लभ बन जाते हैं। वैसे ही युधिष्ठिर जो है उन्हें द्यूत खेलने और राजनीति का शौक रहता है तो वो कंक बन जाते हैं, मतलब राजा के सलाहकार ब्राह्मण। और बाकी जो नकुल सहदेव हैं वो घोड़ों की अश्वशाला में देखरेख करते हैं और अर्जुन उस समय नपुंसक बन गए थे उर्वशी के श्राप की वजह से, तो बृहनलला नाम की एक किन्नर का रूप धारण कर लेते हैं जो कि राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाती है। ये पूरी कहानी थी। तो ये मत्स्य महाजनपद। बाद में जब कौरवों के साथ टकराव होता है, उत्तर सेनापति बनता है, तो वहाँ पर भेद खुलता है। इसमें राजस्थान का अलवर, जयपुर और भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो शामिल था। देखिए इसकी आधुनिक एरिया आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे महाजनपद याद करने में दिक्कत हो रही है तो भारत का एक नक्शा बना लीजिए और उसमें इन्हें लोकेट कर दीजिए, इससे ये आराम से याद हो जाएंगे। और मनुस्मृति नाम का जो प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जो कि कानून की पुस्तक भी कही जाती है, धार्मिक कानून की, तो इसमें मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन आता है, मतलब ये पूरा एरिया आता है। मतलब मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल और सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का अधिवास या ब्रह्मर्षि देश के तौर पे संबोधित किया गया है, मतलब इन्हें कंबाइंडली यहाँ पर ब्रह्मर्षि देश के तौर पे संबोधित किया गया है। अब देखते हैं मगध को। तो मगध की राजधानी गिरिवज्र, राजगीर या राजगृह वही बात है, मतलब एक ही जगह का नाम है। यह आधुनिक बिहार के पटना और गया जिले तक व्याप्त था और वो तो सिर्फ कहने वाली बात है, उसका विस्तार अनंत था, मतलब जहाँ जहाँ वो अपना दबदबा बैठाया हुआ था वहाँ वहाँ वो विस्तृत था। तो ये हमने देखा। अब भारत पर विदेशी आक्रमण होने शुरू होते हैं क्योंकि हमारी जो अंदर की एकता है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। जब अंदर से कोई राष्ट्र कमज़ोर पड़ता है तो बाहर से जो भूखे भेड़िए ताक लगा के बैठे रहते हैं वो झपट्टा मार देते हैं। तो यहाँ भी वही होता है। तो पहला जो हमला बोलने वाले थे वो ईरानी थे, यानी पारसी। और ईरान का जो हकमनी वंश था वहाँ के राजा, ये पहले तो जैसे बाकी यूरोपियों की आदत थी या बाकी जो पाश्चात्य लोग यहाँ आए थे उनकी आदत थी, ये पहले व्यापार के नाम पर आते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ ऐसी जड़ जमाते हैं कि राजा बनने का ख्वाब देखने लगते हैं। तो पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के राजाओं ने किया था और हकमनी वंश का जो संस्थापक था वो साइरस था, जिसे कि कुरुश भारत में कहा जाता था। और ईरान के राजा कुरुश साइरस के उत्तराधिकारी डरायस प्रथम, जिसे कि दारा प्रथम भी कहा जाता है, इसने 516 ईसा पूर्व में कंबोज, पश्चिमी गंधार और सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। और ये जो डरायस था ये भी भारत में व्यापार के बहाने ही पहले घुसपैठ करता है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये अपना जड़ जमाने लगता है और शाह डरायस के तौर पे जाना जाता है। तो प्रभाव ये होता है कि भारत का पश्चिम के साथ संबंध काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इनका आक्रमण उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं था जितना कि हम मध्यकाल में देखते हैं। ठीक है, तो भारत का पश्चिम के साथ काफ़ी मजबूत रिलेशन बैठता है, विदेशी व्यापार काफ़ी बढ़ जाता है और इससे हमारी जो लोकल चीज़ें हैं वो हतोत्साहित होती हैं, जैसा आजकल ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हो रहा है। खरोष्ठी लिपि का विकास होता है, अरमाइक लिपि की वजह से मिक्सचर हो जाता है, यहाँ की जो देशज लिपियाँ हैं वो इससे प्रभावित होती हैं, तो एक नई लिपि विकसित होती है जो कि पश्चिमी क्षेत्र में ही ज़्यादा व्याप्त रहती है। और भारतीय जल और स्थल संपर्क साधनों में भी काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलता है। तो ये हमने देखा। आगे देखते हैं और चीज़ें। खरोष्ठी लिपि की थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पारसी संपर्क से भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है वहाँ पर एक नई लिपि का जन्म होता है
और इसका जन्म ईरान की अरमाइक लिपि से हुआ था। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस तरह की बारीकियां पूछी जाती हैं। ईरान की अरमाइक लिपि जो थी उससे ये उत्पन्न होती है, दाहिने से बाईं ओर इसको लिखा जाता है। आमतौर पे जो कॉपी पे हम लिखना शुरू करते हैं तो बाईं ओर से स्टार्ट करके जो लाइन का अंत है वो दाहिनी ओर होता है, इसमें उल्टा लिखते थे। यूनानी आक्रमण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैसिडोनिया के आक्रमण की बात करते हैं। ये मकदूनिया जो शब्द है ये सिर्फ गढ़ा गया शब्द है, मैसिडोनिया इसका ओरिजिनल नाम था। जो चीज़ जिस नाम की है उसी नाम से उसको संबोधित करना चाहिए, कोई दूसरा नाम उसमें गढ़ा जाता है ना तो वो अटपटा लगता है। तो मैसिडोनिया, यहाँ ईरानी आक्रमण के बाद जो यूनानियों का आक्रमण होता है इसमें सबसे ज़्यादा याद किया जाने वाला आक्रमण सिकंदर का होता है। और सिकंदर मैसिडोनिया के छत्रप यानी स्थानीय शासक, छत्रप का मतलब है लोकल रूलर, और ये पहले कबाइली था। मतलब जो यहाँ फिलिप का नाम आप देख रहे हैं ना, जो सुल्तान फिलिप या शाह फिलिप इन्हें कहा जाता था। एक आंख से काने थे, युद्ध में एक आंख इन्होंने गंवा दी थी। तो पहले एक कबाइली लड़ाके के तौर पे अपनी हैसियत बैठाते हैं, सरदार बनते हैं एक कबीले के, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक राज्य की स्थापना करते हैं। तो फिलिप द्वितीय और इसी का मतलब इन्हीं शाह का ये पुत्र था। ओलंपिया इसकी माता का नाम था। और मूल रूप से सिकंदर पर अपने माता के व्यक्तित्व की ज़्यादा छाप रहती है। मतलब ओलंपिया चूँकि बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी, उसे पूरी जागीर चाहिए थी, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था, और इसी का वो ख्वाब देखते देखते अपने पुत्र में वही गुण डालती है, तो उसके अंदर भी वही महत्वाकांक्षा दिखाई देती है। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। विश्व विजय का सपना देख कर वो प्रस्थान करता है अपने जन्म स्थान से, और वापस जब लौटने लगता है तो उसी अवस्था में वो बीमार पड़ता है। तो यहाँ आप देखें, और सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण था उसमें कुछ चीज़ें हैं। खैबर दर्रे के जरिए ये भारत में प्रवेश करता है, और सबसे पहले अश्वजीत, निशा और अश्वक जनजातियाँ जो कि रास्ते में ऐसे ही मतलब ट्राइबल के तौर पे मौजूद रहती हैं, उनको ये हरा देता है। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से जाकर मिल गया, सहयोग का आश्वासन दिया। और आम्भी के बाद एक और शासक शशिगुप्त, जो कि आम्भी का मित्र था, उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये आम्भी राज जो थे ये मतलब जो पौरव राष्ट्र था उसके साथ शत्रुता रखते थे। तो यहाँ पौरुष का युद्ध, जो झेलम का युद्ध है, जो वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, इसे कर्री का युद्ध भी, मतलब कई सारे संबोधन है। तो अब ये लड़ा जाता है। यहाँ की परिस्थितियाँ तनावपूर्ण हो जाती हैं। विदेशी दूसरे के मतलब सिर्फ अपने बूते अगर भारत में प्रवेश करते तो शायद जीत ना पाते, लेकिन यहाँ के जो लोकल राजा थे वो आपस में लड़ भिड़ कर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे, और ये जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होता था। ये आप हमेशा देखेंगे। बाहरी आक्रमणकारियों की इतनी ताब नहीं है कि वो भारत में घुसकर ऐसे ही जीत जाएंगे, वो मुंह की खा के लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एकता का अभाव था वही इन्हें प्रोत्साहित करता था। ये कभी भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि झेलम का युद्ध जो है, वितस्ता ये प्राचीन नाम है झेलम का, ये पुरु यानी पौरुषे, इन्हें पर्वतक भी कहा जाता है। कई जगह पे इनका संबोधन पर्वतक के तौर पे, बड़े हट्टे कट्टे थे पुरु महाराज। तो इनके और सिकंदर के बीच में होता है। झेलम और चिनाब नदियों का जो बीच का उर्वर प्रदेश था, मतलब मैदानी इलाका था, वहाँ पर ये होता है। महाराज पुरु इसमें वीरता से लड़ते हैं और अंत तक आत्मसमर्पण नहीं करते हैं। सिकंदर यही अपेक्षा कर रहा था कि इनका जन धन जब जाएगा तो ये अपने आप घुटने टेक देंगे, लेकिन ये घुटने नहीं टेकते, कहने के लिए हार जाते हैं, ऐसा जो यूनानी ग्रंथ है उसमें वर्णित है। लेकिन जब बांध कर इन्हें सिकंदर के सामने पेश किया जाता है तो वहाँ पर सिकंदर इनसे पूछता है कि अब तो तुम बंदी बन गए, बहुत उछल रहे थे, जरा बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो महाराज पुरुषोत्तम जो है, मतलब इनका ओरिजिनल नाम पुरुषोत्तम रहता है, तो ये बड़े ही साहस के साथ उत्तर देते हैं कि वही बर्ताव करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और इनकी हिम्मत और साहस देखकर सिकंदर जो है वो मान जाता है कि भाई ये आदमी जो है वो झुकने वाला नहीं। तो फिर बाद में मित्रता हो जाती है और सिकंदर ने पुरु का राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। सिकंदर को ये लगा कि एक मजबूत मित्र की हैसियत से पुरु उसका सहयोग कर सकते हैं। तो अब ये आपने देखा, सिकंदर जो है ये पुरु के बाद आगे बढ़ता है, लेकिन बाद में ये होता है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। वजह यह है कि व्यास नदी इतना बड़ा दुर्गम बीच का अवरोध नहीं था, लेकिन जो सिकंदर की सेना और स्वयं सिकंदर को भी ये खबर लग गई थी कि अभी मगध का जो पूरा क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि घनानंद के पास हाथियों की एक बहुत लंबी चौड़ी सेना है, वो मिनट भी नहीं लगेगा हमें कुचल देंगे। तो इससे वो भयभीत हो गए थे। और दूसरी बात यह है कि वो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ चुके थे कि थक चुके थे, मतलब आधे सैनिक तो बीमार हो गए थे मानसिक और शारीरिक रूप से। तो ऐसी हतोत्साहित और थकी हुई सेना को लेकर जीतना बहुत मुश्किल काम था। मगध जैसे बड़े राज्य को जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आगे टकराव उन्हीं से होना था। तो ऐसे में सिकंदर ने वापस लौट जाने में ही भलाई समझी। तो ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ क्यों नदी पार करने से इनकार किया उसके बारे में दिया हुआ है। तो सेना थक चुकी थी, बीमारी से ग्रस्त थी। उस समय जो मौसम था वो गर्मी और बरसात वाला, उमस वाला था, तो ये इस जलवायु के आदती नहीं थे। तो ये हैजे और तरह तरह की जो महामारियाँ थी उनके शिकार होकर मर रहे थे। भारतीय शौर्य की जानकारी उन्हें मिल गई। भारतीय शौर्य का मतलब मगध क्षेत्र। नंद वंश के शासक घनानंद की विशाल सेना, हालांकि घनानंद जो था बहादुर तो था लेकिन बहुत ही विलासी राजा था। वो जब तक मुसीबत सिर पर ना आ जाए तब तक एकदम निश्चिंत पड़ा रहता था, गाने सुनता था।
लेकिन उसके पास जो सैन्य बल था और मगध की तत्कालीन ताकत थी वो सिकंदर को धूल चटाने के लिए पर्याप्त थी और सिकंदर को इसकी भनक लग जाती। और सेना ने जब मना कर दिया साफ साफ, तो सिकंदर ने दुखी मन से कहा कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठावान और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए। निष्ठावान तो हैं लेकिन कैसे हैं, कायर हैं, मतलब उनके मन में डर समा गया है। इस घटना के बाद सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप दिया और वो खुद वापस लौट गया। सिकंदर के बारे में कुछ और तथ्य यहाँ दिए हुए हैं। तो मकदूनिया यानी मैसिडोनिया का ये मूल रूप से शासक था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हालांकि शाह फिलिप जो थे ये इसे अपना मतलब उत्तराधिकारी घोषित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाद में ये अपनी प्रतिभा की बदौलत वहाँ पर जम जाता है, मतलब शहंशाह बन जाता है। यूनानी राज्य था मैसिडोनिया, इसे आप देख रहे हैं। सिकंदर ने अब भारत में 2 नगर, एक तो बुकाफेला या इसे बहुकेफला भी कहा जाता है, ये सिकंदर के घोड़े का नाम था, तो घोड़े की स्मृति में उसने ये नगर यहाँ बसाया था। और दूसरा निकैया अपनी विजय की स्मृति में बसाया था। सिकंदर की अंतिम विजय ये पाटल राज्य के विरुद्ध थी और जन्म यहाँ आप देख ही चुके हैं यूरोप में होता है और मृत्यु जो है इसके जन्म स्थान में नहीं होती है, ये एशिया में बेबीलोन वाला जो क्षेत्र है वहीं पर मर जाता है। अंतिम संस्कार इसका अफ्रीका में होता है, अलेक्जेंड्रिया जो क्षेत्र है वहाँ पर। सिकंदर एकमात्र महापुरुष है जिसका कि जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार अलग अलग देशों में हुआ था। अंतिम संस्कार तो इसी की इच्छा की बदौलत, मतलब ये अपनी जो बिल पास करवा के जाता है, मतलब वसीयत, उसके अंदर ये इच्छा जाहिर की गई थी कि ऐसी ही ज़मीन में उसका अंतिम संस्कार किया जाए, तो इसलिए इसका जो अंतिम संस्कार है वो अफ्रीका में होता है। ये सब कुछ किंवदंतियाँ भी हैं और कुछ ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं जिन्हें कि यहाँ मिला जुला कर हम देखते हैं। तो इतिहास में आधी चीज़ तो कल्पना से ही होती है। जितना साक्ष्य हमारे पास होता है उससे कहीं ज़्यादा इतिहासकारों की खुद की कल्पना होती है। जब दोनों मिलते हैं तब जाकर इतिहास लिखा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास में सारी चीज़ें सच होंगी ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो है वो हमें पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के कुछ सैन्य अधिकारियों का नाम यहाँ दिया हुआ है। तो निर्याकस है, टॉलमी है, इसके अलावा लियानेंट्रस है। एक एक करके देखते हैं। निर्याकस ये सिकंदर का सहपाठी था और उसका जल सेनाध्यक्ष था। टॉलमी ये लागूस का पुत्र था और मिस्र में बाद में शासक बन जाता है। टॉलमी द्वितीय और टॉलमी प्रथम आप देखते हैं। इसके बाद आप लियानेट्रस को देख रहे हैं जो कि सबसे विश्वासपात्र अंगरक्षक था सिकंदर का। एब्रियस जो था ये विशिष्ट सेवाओं के लिए काम करता था, मतलब एक सक्षम अधिकारी था। और प्यूटरो एक्सटॉस इसे कहा जाता था। यहाँ पे नाम थोड़ा सा अलग ढंग से दिया हुआ है। तो ये मल्ल किले पर आक्रमण के दौरान पवित्र ढाल को अपने हाथ में रखता है और सिकंदर ने ट्रॉय का जो एथेना मंदिर था वहाँ से इसे प्राप्त किया था और इस ढाल को सिकंदर सदैव अपने पास रखता था। तो ये अलग अलग जानकारियाँ हैं, ठीक है। ये ट्रॉय का जो एथेना मंदिर है, देवी एथेना का मंदिर था, ये युद्ध की देवी मानी जाती थी। तो पहले जब लड़ाई के लिए प्रस्थान यहाँ की सेना करती थी तो पहले इनका आशीर्वाद लेती थी। और हेफेस्तियान और पेर्डियस ये सिकंदर के सेनापति थे। तो अलग अलग दस्ते थे सिकंदर की सेना में और उनके जो लीडर हैं उनके नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। भारत में जिन इलाकों में सिकंदर सफल हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था? तो पहली चीज़ तो यह है कि भारत में एकता का अभाव था। मतलब मगध केंद्रीकृत था, लेकिन बाकी जो छिटपुट सीमावर्ती प्रांत थे उनको एक सूत्र में बांधने का प्रयास घनानंद ने नहीं किया। आचार्य चाणक्य ने उसे सचेत किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चैतन्य नहीं होता है। सारा सामर्थ्य रहने के बावजूद, सारी योग्यता रहने के बावजूद घनानंद के अंदर सबसे बड़ी कमी यही, धन का संचय करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। तो जो भी व्यक्ति कितना भी गुणवान क्यों न हो, अगर वो धन या जो वैभव है उसके लालच में पड़ेगा तो वो बर्बाद होगा, और वही चीज़ घनानंद के साथ होती। तो इसलिए एकता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई ऐसा चक्रवर्ती सम्राट नहीं था जो कि भारत को एक सूत्र में बांधे और बाहरी जो आक्रमणकारी हैं उनका डट कर मुकाबला करे। और उसकी फौज बेहतर थी, मतलब काफ़ी अनुशासित थी। फौज तो हमारी भी बेहतर थी, हमारे पास भी संसाधन थे, लेकिन जो मोटिवेशन होता है ना एक योग्य सेनापति या योग्य शासक का मोटिवेशन, वो यहाँ पर नहीं था। और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, जैसे कि आम्भीक जैसे गद्दार। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद संगम युग को देखते हैं, यानी दक्षिण की ओर चलते हैं थोड़ा। अभी तो हमने उत्तर में और जो सीमावर्ती पश्चिमी प्रांत है वहाँ सैर किया है। अभी संगम काल में देख लेते हैं। तो यहाँ तमिल कवियों का संघ था संगम, और उन्हीं के तौर पे, मतलब उन्हीं का जो संगम, पहला संगम दूसरा संगम आप ऐसे देखते हैं। तो ये जो पूरा दौर था इसको संगम युग कहा जाता है। अब यहाँ पे इरैनार अग्लोपोलूर का नाम आता है। इनके भाष्य में तीनों संगमों का सबसे पहले उल्लेख प्राप्त होता है। पहले तो जो दक्षिणी पूरा क्षेत्र था वो दुर्गम इलाका था, वहाँ कोई जाता नहीं था। कारण ये था कि विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई और दूसरा उधर के कंटीले वन, ये जाने में सबसे बड़े बाधक थे। तो ऋषि अगस्त ये संकल्प लेकर निकलते हैं कि वो दक्षिण की ओर जाएंगे और वहाँ की सभ्यताओं को देखेंगे और उन्हें भी ज्ञान की दीक्षा देंगे। और इसलिए वो उत्तर से प्रस्थान करते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव से आज्ञा लेकर प्रस्थान करते हैं। और उसके बाद विंध्याचल पर्वत को वो झुकाते हैं, कहते हैं कि झुके रहना जब तक कि मैं लौट कर ना आऊँ। तो वो वैसे ही लेट कर अपना इंतजार करता है। और उसके बाद वो विंध्याचल को क्रॉस करके, मतलब भौगोलिक तौर पे देखा जाए तो पर्वत लांघ कर वो दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और आज जैसा हम विंध्याचल देख रहे हैं वैसे वो उस समय से अगर तुलना की जाए तो उस जमाने में वो बहुत ऊंचा था। ठीक है, अभी घिसते घिसते इस अवस्था में पहुंच गया है, ऐसी मान्यता है।
तो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर लोगों को दीक्षित करते हैं या शिक्षा से लैस करते हैं। मतलब वहाँ जो लोग सीखना चाहते हैं या जो लोग सभ्य बनना चाहते हैं उन्हें वो सिखाते हैं, जितने भी वैदिक मंत्र हैं या जो भी शिक्षा उनके लिए उपयुक्त रहती है वो सब। तो उसी दौर में सारी चीज़ें विकसित होती हैं। बाद में जो साहित्य है, तमिल साहित्य है, उसके संकलन की नौबत आती है। मतलब ऐसा तय होता है कि उसका संकलन करना आवश्यक है। तो उसके लिए जो तमिल कवि हैं उनकी सभा होती है, कमेटी बैठाई जाती है और वो जो सभा है वो संगम के तौर पर देखी जाती है। संगम का मतलब क्या है? मेल जोल। अब यहाँ आप देखें कि संगम शब्द का सबसे पहले प्रयोग नैनार अपार ने किया था। नैनार जो है ये शैव भक्त होते थे, तो अपार नाम के जो संत थे उन्होंने किया था। कुल 3 संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ था। यहाँ आप देख रहे हैं पांड्य राज्य में हुआ था। और अशोक के दूसरे शिलालेख में और खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है संस्कृत भाषा वाला, उसमें तमिल देश के राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है और संगम का भी उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद आप देखें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया है कि उसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष तमिल देश के 3 राज्यों के 113 वर्ष पुराने त्रामिर देश संगठन को नष्ट कर दिया। ये बहुत प्राचीन था। और पांड्य देश का उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में तथा कात्यायन का जो वार्तिक है उसमें भी दिखाई देता है। कात्यायन का जो वार्तिक है, वार्तिक या वार्तिका इसको कहा जाता है, इसमें चोल, पांड्य और केरल के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनका उल्लेख भी प्राप्त होता है। संगम तमिल कवियों का संगम या सम्मेलन था जो कि संभवतः किसी प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में आयोजित होता था। मतलब राजा इसमें संरक्षक होते थे, लेकिन मूल काम किसका था? कवि और साहित्यकारों का था। 8वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी बहुत बाद की बात है, ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, ध्यान दीजिएगा। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी में 3 संगमों, यहाँ आप देख रहे हैं, इनका वर्णन प्राप्त होता है और पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण दिया गया था। पांड्य जो थे इसमें व्यक्तिगत रुचि लेते थे। ये साहित्यिक रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने के तौर पर देखी जाती हैं, धरोहर हैं। और तमिल किंवदंतियों के हिसाब से प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों, मतलब तमिल कवियों का अगर देखा जाए तो समागम पूरा होता है। जितने भी कोने कोने के तमिल कवि हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो इसका आयोजन किया गया था और इसे मुचंगम कहा जाता है। ये जो शब्द है ना, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो ये कवियों का सम्मेलन है, कवि सम्मेलन आप कह लीजिए। संगम साहित्य को देख लेते हैं। चूंकि ये साहित्यिक सम्मेलन था तो इसमें साहित्य क्या था, मतलब किन चीज़ों का संकलन होता है। संगम संग्रह में काव्यों के 8 संकलन थे और उसमें 6 जो है वो जैसे कि काव्यों का 8 टोटल संकलन है तो उसमें से 6 शामिल थे, जो कि एट्टुकाई यानी 8 संकलन और पुत्तु टप्पु ये 10 गीतों का संकलन और 10 पत्तू, पत्तू मतलब गीत से तात्पर्य है। ये थोड़ी सी अजीब सी लैंग्वेज आप देखेंगे, तो इनमें शामिल थे। मतलब इनकी संख्या दी हुई है और इन काव्यों की शैली और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ ये लक्षित करते हैं, मतलब दिखाते हैं कि इस बात की पूरी संभावना है कि साहित्य की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच में हुई है। मतलब एक लंबा समय बीच में गुजरा है। 8वीं शताब्दी के मध्य का जो लगभग समय था उसको संकलनों में संग्रहित किया गया और आगे जाकर एक विशाल संकलन इकट्ठा किया जाता है, जिसमें कि एत्तु तोकई और पट्टू पात्तू, इसे पत्तू पात्तू कहा जाता है। तो ये 2 जो यहाँ संकलन है वो दिखाई देते हैं, एत्तु तोकई और पत्तू पात्तू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला तो वर्णनात्मक होता है और दूसरा उपदेशात्मक होता है। पहले विवेचना करते हैं, बाद में उपदेश देते हैं। वर्णनात्मक जो ग्रंथ होते हैं उनको मेलक नातु या इस प्रकार के संबोधनों से संबोधित किया जाता है और इसमें 18 बड़ी रचनाएं हैं, जिसमें से कि 8 जो है वो संकलन है और 10 काव्य शामिल है। 10 इसमें क्या है? अकेले बड़े बड़े काव्य हैं, महाकाव्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन खंड काव्य की श्रेणी में डाल सकते हैं, कहा जाता है। और इन्हें वीर रस की कविताओं की रचना माना जाता है। इनकी जो शैली है वो कैसी है? वीर रस से पूर्ण है। उपदेशात्मक रचनाओं को किलका नाकू के तौर पर संबोधित किया गया है। कीलका नाकू या किलका नाकू इससे कहा जाता था। तो ये 18 छोटी छोटी रचनाओं का संकलन। बड़ी संख्या में तमिल उपदेशात्मक रचनाएं जैसे कि तिरुवल्लूर की तिरक्कुल है, नीतिशास्त्र, दर्शन, राजनीति और प्रेम पर आधारित रचनाएं। इसे तमिलनाडु का पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, पंचम वेद के तौर पे संबोधित किया जाता है। तमिल महाकाव्य जैसे कि शिलप्पाधिकारम या आधुनिक जो तमिल साहित्य है उसका प्रेरणा स्रोत भी है और प्रारंभिक तमिल साहित्य का उज्ज्वल रत्न माना जाता है। ये कोवलम की प्रेम कथा से संबंधित है। मतलब है तो एक प्रेम कथा पर आधारित ग्रंथ, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलती। और संगम साहित्य मूल रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोल्लकापियम, एत्तु तोके, पत्तु पात्तु, इसके अलावा पदिनय किल्लकर्णु, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इत्यादि ग्रंथ। इसके अलावा शिलप्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, इस प्रकार के महाकाव्य भी शामिल हैं। शिलप्पाधिकारम को तमिल महाकाव्य की कैटेगरी में डाला गया है। तो ये कुछ रचनाओं के मतलब ग्रंथों के नाम हमने देखे। आगे बढ़ते हैं। तोल्लकापियम के लेखक जो है वो तोल्लकापियार हैं और द्वितीय संगम का उपलब्ध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ यही है, तोल्लकापियम। यह व्याकरण से संबंधित है। इसमें जो मूल विषय वास्तु है वो किस पर आधारित है? ग्रामर पर आधारित है। और ग्रामर किस चीज़ का है? तो सीधी बात है कि ये तमिल ग्रंथ है, तो इसका संबंध किससे है? तमिल व्याकरण से। और यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी देता है।
तो कोई भी ग्रंथ जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, लेकिन उससे भी तत्कालीन जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थी उसका वर्णन या उसका दर्शन प्राप्त होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। पदिनय किल्लकड़ू ये 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है और ये तीसरे संगम साहित्य से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? जो तीसरा वाला संगम हुआ था उससे। इन 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लूर के द्वारा लिखित तिरक्कुल है। कई सारी कविताएं हैं, लेकिन उसमें से एक कविता का नाम आपने देखा। और तमिल साहित्य की बाइबल या उसे पंचम वेद के नाम से संबोधित किया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। बाकी आगे देख लेते हैं। तो शिलप्पाधिकारम इलंगो आदिगल द्वारा और मणिमेखले जो है ये सीतले सत्यनार के द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं। शिलप्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो आदिगल है, यहाँ आप देखिए लेखक और ग्रंथ का नाम। और मणिमेखले की रचयिता कौन है? सीतले सत्यनार। अब ये दोनों महाकाव्य हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो महाकाव्यों द्वारा तत्कालीन संगम समाज और जो राजनीतिक व्यवस्था या राज्य व्यवस्था है उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ संगमों के बारे में थोड़ा सा जो समेकित जानकारी है, मतलब एक टेबुलर फॉर्म इसका देख लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 ही संगम हुए थे। पहला वाला जो है इसका स्थान था थेन मदुरै और इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें रचनाएं जो है वो पूरी तरह से संकलित हो नहीं पाई। दूसरा वाला जो है ये कपाटपुरम में होता है और अगस्त के जो शिष्य थे, मतलब ऋषि अगस्त के दीक्षित शिष्य थे, इनका नाम था तोल्लकापियार। तो ये वाला जो मतलब संगम होता है इसमें तोल्लकापियार द्वारा लिखित केवल तोल्लकापियम जो है यही बच पाई। और इसके बाद जो तीसरा वाला संगम है ये मदुरै में होता है, नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे, लास्ट वाला है। और मौजूदा संगम साहित्य के संपूर्ण जो संग्रह है उनका यहाँ पे एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है, मतलब उन्हें संकलित कर दिया जाता है। तो पूर्ण संकलन जो है वो तीसरे वाले में जाकर कंप्लीट होता है। इसी तरह के एक महाप्रयास की आवश्यकता संस्कृत साहित्य के लिए भी थी। अगर संस्कृत के भी संगम उत्तरी क्षेत्र में हो गए होते समय रहते तो संस्कृत के लिपिबद्ध बहुत सारे ग्रंथ हमें प्राप्त होते और इससे ज़्यादा अच्छे साक्ष्य मिलते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य के बारे में जानकारी देने वाले जो अन्य स्रोत हैं उन्हें देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और प्लिनी, इसके अलावा टालमी और इस तरह के अनेकों यूनानी लेखक हैं जिन्होंने कि पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच में वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों का उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया, मतलब इन राज्यों के बारे में बताया गया है। और संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों, यहाँ राजवंशों के नाम आप देखें, चेरों, चोलों और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त होती है। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। चेर जो थे ये संगम साहित्य के बारे में अगर जानकारियों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जानकारी इन्हीं के विषय में प्राप्त होती है। और पहला जो चेर राजा था उसका नाम उदयन जेरल था और ये इसकी उपाधि थी महाभोज उदयन जेरल। ये भोज जो शब्द है ये राजा के लिए इस्तेमाल होता था और महाभोज मतलब महाराजा। चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों और तमिलनाडु का जो कोंगू क्षेत्र था उसे कंट्रोल में रखा हुआ था। इनकी राजधानी वांजी थी और पश्चिमी तट मुसरी और टोंडी बंदरगाहों के कंट्रोल में आता था। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था, मतलब तीर धनुष था। ईशा की पहली शताब्दी में पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों, मतलब 3 वंशावलियों की जानकारी प्राप्त होती है। चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे, मतलब रोमन साम्राज्य के साथ इनके व्यावसायिक संबंध थे। कहा जाता है कि इन्होंने आगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। चेरों के सबसे महान राजा का नाम सेंगुत्तुवन था। अब इन्हें शेन गुट्टवन भी कहा जाता है, लेकिन मूल नाम क्या था? सेंगुत्तुवन। इन्हें लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता था। और इन्होंने चेर साम्राज्य में या चेर राज्य में पत्नी पूजा यानी पत्नी की पूजा को आरंभ किया, जो कि अपने आप में एक सार्थक पहल है। और इसे कड़ग्गी पूजा भी कहा जाता है। अभी कड़ग्गी वाला जो वर्णन है ना वो आप शिलप्पाधिकारम में देखेंगे। तो दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले यह पहले व्यक्ति थे। कौन से? तो सेंगुत्तुवन। तो चीन के साथ भी इनके संबंधित। अब इसके बाद चोलों को देख लेते हैं। तो चोल राज्य पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच में था। यहाँ आप इनका जो लोकेशन है उसे देख रहे हैं। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को कंट्रोल में कर लिया था। हालांकि इनका जो नियंत्रण क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था। इनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी नदी का डेल्टा था, जो कि बहुत उर्वर था। और बाद में ये पूरा इलाका जो है ये चोल मंडलम के नाम से जाना जाता है। इनकी राजधानी उरैयूर, जिसे कि यहाँ आप देखें तिरुचिरापल्ली शहर जो है उसी के पास में इसकी लोकेशन वहाँ पर थी। और बाद में करिकाल के समय में कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना करके उसको राजधानी बना दिया गया, मतलब राजधानियों में परिवर्तन हुए। प्रतीक चिन्ह इनका बाघ था। चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी और चोल राजाओं में राजा करिकाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक था। पत्नी पाल्य में उसने, मतलब ये पत्तिन पाल्य या पत्नी पाल्य जो है ये ग्रंथ का नाम है। तो इसमें उसके जीवन और सैन्य अधिग्रहण को, मतलब उसके सैन्य अभियानों को दर्शाया गया है। ये किसकी बात हो रही है? तो ये करिकाल की बात हो रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विभिन्न संगम कविताएं जो है, मतलब संगम जो है वो काव्य से संबंधित ही है। तो जो तमिल कविताएं हैं उसमें वेरडी के युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। और ये जो वेरडी का युद्ध था इसमें करिकाल ने पांड्य और चेर सहित
जो 11 राजाओं का पूरा मिला जुला संघ था उसको पराजित कर दिया था। और करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने पूरे तमिल क्षेत्र का उसे अधिपति बना दिया था। भाई संयुक्त सेना को पराजित करेंगे तो बिल्कुल आप अधिपति बन जाएंगे। और करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम नाम का जो शहर था उसकी स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम में ट्रांसफर कर दी। मतलब पहले उरैयूर थी, उसके बाद ये जब उस क्षेत्र को जीतता है तो वहाँ जो कावेरी पत्तनम नाम का स्थान है, नाम खुद ही रखता है, वहाँ पर राजधानी को शिफ्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी बनवाया। तो इस तरह के जो बड़े बड़े महान काम हैं वो उसने किए थे। एक प्रतापी राजा था। पांड्यों को देख लेते हैं। तो पांड्य जो है ये मतलब राज्य के स्तर पे अगर बात की जाए तो कावेरी नदी के दक्षिण में इनका जो निवास स्थान है या क्षेत्र है वो मौजूद था। पांड्यों ने मदुरै में शासन किया था, मूल रूप से मदुरै के पांड्य इन्हें कहा भी जाता था। तो ये राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था, मतलब एकदम बॉर्डर था दक्षिण पूर्व का। कोरकई इसकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ थम्बर परानी के संगम पर स्थित थी। ये जो थम्बर परानी है ना, इसके संगम पर स्थित थी। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली थी। इन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया था, अभी आपने शुरुआत में देखा। संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की थी और शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी थी। देखिए आज के समय की तरह एक नियमित सेना हमेशा हर राज्य के पास नहीं होती थी। ज़्यादातर जो राजा होते थे वो इस तरह की सेना रखते थे कि जब युद्ध के लिए आवश्यकता पड़ती थी तो उनका आवाहन किया जाता था, जितने सैनिक होते थे, और वो फिर आकर अपना हथियार वगैरह मांझ लेते थे। और बाकी समय वो खेतीहर किसान होते थे या अपना काम धंधा करते थे। तो इस तरह की सेना में अव्यवस्था होती थी, मतलब पूरे समय उन्हें युद्ध का अभ्यास नहीं होता था और जब युद्ध की नौबत आती थी तो वो अनट्रेंड होते थे। लेकिन जो नियमित सेना होती थी उसके साथ अच्छा ये है कि उसे रोज़ रियाज करने के लिए मौका मिलता था, रोज़ उनकी कवायद होती थी, तो वो सधे हुए रहते थे। तो पांड्यों के पास एक नियमित सेना थी, मतलब हमेशा ही वो उन्हें वेतन भोगी के तौर पे रखते थे। और उसके साथ आप देख रहे हैं कि जो संगम साहित्य है उसके हिसाब से पांड्य राज्य काफ़ी धनी और समृद्ध था, पैसे रुपए वाला था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है और इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। मोती यहाँ के बड़े अच्छे होते थे। तो समुद्र है तो मोती है, समुद्र से इनका सीधा कनेक्शन था। इनका जो राज चिन्ह है वही मछली, इसे आपने देखा। समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, ब्राह्मणों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। और ईसा की शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा जो थे वो वैदिक यज्ञ करते थे। कलभ्रंश नाम की जो जनजाति थी, इसके आक्रमण के साथ ही इनकी शक्ति का क्षय हुआ और नल्ली कोंडन जो है ये संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। बाद में तो जो चोल हैं वो हावी हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा संगम राज्य व्यवस्था और प्रशासन को भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो संगम काल के दौरान वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था और संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास अपना शाही चिन्ह होता था। जैसे आपने देखा तीर धनुष है, बाघ है, मछली है, ये सब। तो राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था और 5 महासभाओं के नाम से इसको जाना जाता था। पहला तो मंत्री होता था जिसे अमैचार कहा जाता था। पुरोहितार जो था ये पुरोहित होता था, पहचानना आसान है। और दूतार जो होता था ये दूत होता था और सेनापतियार जो था ये सेनापति होता था। तो इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, आप आराम से पहचान सकते हैं। गुप्तचर जो होते थे उनको ओर्रार कहा जाता था। ये पूछा जा सकता है, थोड़ा अलग है, ठीक है, पूछा जा सकता है ओर्रार जो था ये असल में क्या होता था। तो सैन्य प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता था और प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सैन्य होती थी। ये दक्षिणी जो संगम राजवंश है उनकी विशेषता है। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था और विदेशी व्यापार पर सीमा शुल्क भी लगाया जाता था, कस्टम ड्यूटी लगती थी। और युद्ध में लूटी गई संपत्ति को राजकोषीय आय माना जाता था। डकैती और तस्करी को रोकने के लिए अब ये क्या प्रयास होते थे आइए देखते हैं। तो सड़कों और राजमार्गों की उचित व्यवस्था को बनाकर रखा जाता था। धर्म की बात कर लेते हैं। तो अगस्त ऋषि ने दक्षिण में उत्तर भारतीय आर्य सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार किया। उससे पहले ये द्रविड़ थे, शुद्ध द्रविड़, लेकिन इसमें आर्य सभ्यता की घुसपैठ कैसे होती है? ऋषि अगस्त के माध्यम से। संगम काल में मुरुगन यानी स्वामी कार्तिकेय और विष्णु, शिव, इंद्र, बलराम और कृष्ण की उपासना की जाती थी। मूल रूप से भगवान शिव और कुमार कार्तिकेय इनकी उपासना की जाती थी। और मुरुगन जो थे ये तमिल देश के सबसे प्राचीन और सर्वप्रमुख देवता थे। कार्तिकेय को इसी अभियान के लिए लगाया ही गया, मतलब मूल रूप से सेनापतित्व उन्होंने देवताओं का किया और उस अभियान के बाद इनके पूरे जीवन का जो उद्देश्य था वो यही था, दक्षिणी क्षेत्र में धर्म का प्रचार करना, शैव धर्म का प्रचार करना। तो इन्हें वहाँ पर मुरुगन स्वामी के नाम से संबोधित किया जाता था। और मुरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था, तो ये स्थानीय नाम है। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा की जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों और संगम साहित्य में उल्लेख जो है वो इनका भरपूर मात्रा में दिखता है। पाषाण काल की पूजा जो थी, मतलब संगम काल में नायक पाषाण काल की पूजा जो थी वो महत्वपूर्ण थी और युद्ध में योद्धाओं द्वारा जो शौर्य दिखाया जाता था यानी बहादुरी दिखाई जाती थी उसकी स्मृति के तौर पे इसे चिन्हित किया जाता था। संगम युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी काफ़ी प्रसार दिखाई देता है, लेकिन घुसपैठ वैसी नहीं। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक यहाँ जो दक्षिणी राजवंश और इनका पूरा क्रम है उसको देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था। कृषि मुख्य व्यवसाय था
और राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था वो भूमि राजस्व था। चावल सबसे आम फसल थी, चावल ज़्यादा उगाया जाता था और वही खाया जाता था। तो दक्षिण में अभी भी रोटी की तुलना में चावल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हस्तकला में बुनाई, धातु के काम, बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण, मोती पत्थर, जैसा एरिया रहता है वैसा ही काम होता है। तो मोती पत्थर, इसके अलावा जहाज बनाना, पानी वाला क्षेत्र है, समुद्र है चारों तरफ से, तो ये सब काम यहाँ पर भरपूर होते थे। हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना, हाथी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे, तो उनके दांत का उपयोग करके आभूषण बनाना। अब इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो मरे हुए हाथी के ही दांत का इस्तेमाल करते थे, मार के भी इस्तेमाल करते थे। जीवों की आबादी भरसक कम थोड़ी ही हुई। इसके अलावा आप देखें कि जो आंतरिक और बाहरी व्यापार था वो चलता था। सूती और रेशमी वस्त्रों की कताई बुनाई में काफ़ी विशेषज्ञता थी और पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरैयूर जो था, यहाँ पे सूती कपड़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी जो बुने हुए होते थे। और पुहार शहर जो था ये विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े जहाज में लादकर कीमती सामान ये बंदरगाह में प्रवेश करते थे। तो ये सब जो विदेशी व्यापार है वो भी चलता रहता था। वाणिज्यिक गतिविधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में तोंडी का नाम आता है। इसके अलावा मुशिरी है, कोरकई है, अरिकामेडू है, मकरान है, ये सब, मरक्कान इसका नाम था असल में। तो ये सब बंदरगाह थे। अगस्टस, टाइबेरियस, नीरो, इस तरह के जो रोमन सम्राट थे, इनके द्वारा जारी किए गए जो सोने और चांदी के सिक्के हैं वो तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए। इसका मतलब है कि रोमन साम्राज्य के साथ हमारे व्यापारिक संबंध, मतलब दक्षिणी व्यापारिक संबंध काफ़ी ज़्यादा थे। संगम युग में प्रमुख निर्यात के तौर पे अगर देखा जाए, मतलब हम भेजते क्या थे, तो सूती कपड़े और मसाले, मसालों का तो दीवाना पूरा पश्चिमी क्षेत्र ही है वहाँ पे। तो मसाले जैसे कि काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी और हल्दी, इसके अलावा हाथी दांत के उत्पाद और मोती, बहुमूल्य रत्न, ये सब शामिल थे। व्यापारियों के द्वारा जो आयातित वस्तुएं होती थी उसमें घोड़े ले आए जाते थे रोमन साम्राज्य और बाकी जो पश्चिमी मतलब देश हैं, पाश्चात्य देश। इसके अलावा सोना, चांदी और जो अंगूर की शराब होती थी वो यहाँ पर ले आते थे। तो यहाँ तक हमने अर्थव्यवस्था तक देखा है। अब इसके बाद जो अगला वाला लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से अखंड भारत के स्वप्न को साकार किया, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।